नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार की नई करंट अफेयर्स की मैगजीन अंक 3 मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। इसमें मई 2021 से 15 जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इसके वन लाइनर पार्ट की श्रृंखला स्टार्ट की जा रही है, जिसके अंतर्गत आज के इस पार्ट में आप राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये करंट अफेयर्स यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल परीक्षा, बीपीएससी के प्रीलिम्स 2022, यूपी पीसीएस के मुख्य परीक्षा 2022 और पेट 2022 के अतिरिक्त अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में इन करंट अफेयर्स की उपयोगिता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम के पहले प्रश्न में दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को कहां पर 9,500 किलोग्राम वजनी और 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया? तो आपका सही जवाब होगा जो नई संसद भवन बन रही है उसके छत पर यह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। यहाँ पर क्या फैक्ट याद करना है, ये कितने किलोग्राम का है? 9,500 किलोग्राम। ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर। और किसकी बनी है? कांसे की निर्मित है। ठीक है, और अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 2026 की अवधि के लिए चुना गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। यहां पर आपको ड्यूरेशन याद रखना होगा, 2022 से 2026 तक के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसके अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत की जनसंख्या को बताया गया कि कब तक वो दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 2023 तक। यानी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत 2023 तक विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा मानगढ़ पहाड़ी को। यह कहां पर है? बांसवाड़ा, राजस्थान में। इतनी बात यहां पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजमचारी की स्टैचू ऑफ पीस की अनावरण किया है? तो आपका सही जवाब होगा श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैचू ऑफ पीस जो कि रामानुजमचारी की प्रतिमा है उसका अनावरण किया। यहां पर एक बात और आपको मैं याद दिला दूं, आपने पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी को हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजमचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया। ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहां पर उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने? हैदराबाद में। ये प्रतिमा 216 फीट ऊंची है और ये 5 लौह यानी 5 धातुओं से बनी है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। आप सभी को पता है कि ये प्रतिमा भद्रवेदी नाम की 54 फीट ऊंची इमारत पर स्थापित है। यहाँ पर अगर मैं रामानुजमचार्य के बारे में थोड़ी सा जिक्र कर दूं तो यहाँ पर 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में इनका जन्म हुआ। और याद रखिएगा, रामानुजमचार्य के बचपन का नाम लक्ष्मण था। इनको इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इलाया पेरुमल का अर्थ होता है दीप्तिमान, ठीक है, यानी प्रकाशवान। और अगर ये पूछा जाए कि रामानुजमचार्य किस मत के समर्थक थे, तो याद रखिएगा विशिष्टाद्वैत। ठीक है, ये विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न देखिए, इतनी बात आप यहाँ पर रामानुजमचार्य के बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, 6 से 7 जुलाई 2022 को कहां पर इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। इंडिया एनिमल हेल्थ समिट कब से कब तक? 6 से 7 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस शैक्षणिक संस्था ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखिएगा, पोकरबाजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर को बनाया है। ये एक फिल्म अभिनेता है। अगला है, 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? तो याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में। यानी विशाखापट्टनम में किस को कमीशन किया गया? इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324। अगला देखिए, और कब किया गया? 4 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? राजस्थान राज्य अपने यहाँ पर अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है, 24,000 करोड़ की लागत से बना भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, डिस्प्ले फैब जो है ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। और कितनी लागत लगी? 24,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर से जुड़े 2 स्थल जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। तो ये कहां पर है ये 2 स्थल? तो एक गुजरात के बड़ोदरा में स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद और महाराष्ट्र के सतारा में स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। ये 2 स्थल
किससे जुड़े हुए हैं? भीमराव अंबेडकर साहब से, और इसको राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय स्मारक के महत्व के लिए इसको घोषित करने की सिफारिश की गई है। ये दोनों प्लेस का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा देहू, पुणे में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन 14 जून को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली? तो याद रखिएगा 37वीं रैंकिंग। अब यहां पर दो बातें आपको प्रमुखता से याद रखनी है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 37वीं, और ये विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि 7 जुलाई 2022 को कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन 7 जुलाई को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग यानी धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन सड़क का उद्घाटन किया? तो सूरत में। अब यहां पर आपको क्या फैक्ट याद रखना है? स्टील स्लैग के उपयोग से जो 6 लेन रोड बनी है ये कहां पर? सूरत में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद द्वारा। अगला देखिए, 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? नई दिल्ली में। ठीक, यानी औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 19 के दौरान ये जो सर्वे किया गया, इसमें भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी पाई गई? तो आपका सही जवाब होगा 69.7 वर्ष, यानी 69.7 वर्ष। किस अवधि के दौरान? 2015 से 2019। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS के द्वारा। और यहीं एक बात और याद रखिएगा, इसी रिपोर्ट में कहा गया कि देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में है 75.9 वर्ष, और सबसे कम कहां पर है? छत्तीसगढ़ 65.3 वर्ष। ये तीनों डेटा आपको याद होनी चाहिए। अगला देखिए, 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन, जिसको कहा गया लाइफ, यानी लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है, वह सदगुरु जिसकी संस्था ईशा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून, यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, इस अवसर पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जग्गी वासुदेव। यानी ईशा फाउंडेशन के फाउंडर कौन है? जग्गी वासुदेव। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? मिट्टी बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न है, 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो 180वीं, यानी 180वीं रैंक है। अब आपको यहां पर दो बातें याद रखनी है। ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 180 यानी 180 है, ये किसके द्वारा जारी की गई? येल विश्वविद्यालय द्वारा। और याद रखिएगा ये द्विवार्षिक है, यानी 2 वर्ष पर ये जारी की जाती है। अब इसमें एक बात और कही गई, ये जो रिपोर्ट जारी की गई इसमें कुल 180 देश में भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, यानी 180 देश थे, उसमें सबसे लास्टवां स्थान किसका है? भारत का। और याद रखिएगा भारत के पड़ोसी देश चीन का इसमें 160वां स्थान, श्रीलंका का 132वां स्थान, पाकिस्तान का 176वां स्थान। और इस रैंकिंग पर भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस पर आपत्ति जारी की गई और इस रैंकिंग को अस्वीकार किया गया, इसलिए ये रैंकिंग और हाईलाइट हो गई है, इसलिए इसको आपको याद रखना चाहिए। अगला है, 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत को कितनी रैंकिंग मिली है? तो आपका सही जवाब होगा 135वीं रैंकिंग, यानी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 135। और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। और भारत का स्कोर कितना है? 2.578। अगला प्रश्न देखिए, 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में वर्ष अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में किस स्थान पर है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तीसरे स्थान पर। इसको मैं और सरलीकरण करता हूं। एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तीसरी है। ठीक, और याद रखिएगा ये किसके तहत? ये 21वीं सदी के अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा ये जारी की गई। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां
तथा भारत का अंतिम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? असम। आपको पता है कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी दोनों को मिलाएंगे तो आप 36 का आंकड़ा बनता है। यानी सबसे अंत में वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाने वाला कौन सा राज्य है? असम है। अगला प्रश्न देखिए, 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया? NIPUN। निपुण परियोजना किसके लिए है? निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी द्वारा निपुण परियोजना को जारी किया गया, ये किसके लिए है? तो उसमें एक ऑप्शन बना रहेगा निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए, वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया, जो कि देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर है? दो बातें यहां पर है, देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर किसको चुना गया? राहुल नार्वेकर को। और ये कहां के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए? महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री का काफी जोर रहता है, किसी भी आयोजन में वो इस पे स्टेटमेंट देते हैं। अगला प्रश्न है, 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल हुआ है। कौन है? गुजरात और कर्नाटक। ठीक, यानी आपको क्या यहां पर याद रखना है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 जारी की गई, उसमें कौन राज्य टॉप पर है? गुजरात और कर्नाटक। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस को मनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो याद रखिएगा, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के एक अभियान चलाया गया। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? IIT हैदराबाद में। अब ये देखिए, ये तिहान कहां पर? IIT हैदराबाद में। ये क्या चीज है? ये आधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर आधारित एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है जिसका नाम है तिहान, और कहां उद्घाटन हुआ? IIT हैदराबाद। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहां पर भारत का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जयपुर राजस्थान में भारत का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, खेल, कला, संगीत, संस्कृति से जुड़े 4 दिग्गज जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए नामित किया है, उनके नाम क्या है? पहला है PT ऊषा, ये खेल से संबंधित है। इलैया राज, इनका संबंध संगीत से है। विजेंद्र प्रसाद, ये फिल्म पटकथा लेखक है। और चौथा नाम है बीरेंद्र हेगड़े का, ये आध्यात्मिक नेता है। यहां एक बात याद रखिएगा, इन चारों नाम को आप उनकी क्षेत्र से जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कई बार उसमें नाम देकर यह पूछ लिया जाता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। और यहां पर एक बात और आपको याद दिला दूं, चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव इस समय काफी चर्चा में है, तो उससे जुड़े फैक्ट भी आप याद रखेंगे। यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है 12 लोगों को, ये अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना दी गई और इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अधिकतम 238 सदस्य होंगे और साथ ही साथ साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित 15 सदस्यों को मिलाकर राज्यसभा की संरचना स्टैब्लिश होगी। यानी जो 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ये अधिकार अनुच्छेद 80 देता है। दूसरा प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ये जो 12 सदस्यों का नॉमिनेशन है, ये किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। ये दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जून 2022 में किस राज्य में फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी RTOS लॉन्च किया गया? तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, राशन की दुकान के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में 5 जुलाई 2022 को जो जारी किया गया, उसमें शीर्ष रैंकिंग किसकी है? तो उड़ीसा की है। यानी इसका स्कोर कितना है? 0.836। यानी कि जो 5 जुलाई को NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जारी किया गया, इसमें उड़ीसा का पहला स्थान है। और ये किस पर आधारित है? तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए। ठीक, अगला देखिए, और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को 0.797 का स्कोर मिला। इस स्कोर के साथ वो इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम कहीं होने वाला है, इसलिए जो लोग उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये डेटा मुख्य तौर पर याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश का इसमें दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS का
फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। ठीक है, इनको कहां पर? दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? तो आपका जवाब होगा सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। अभी आपने पढ़ा कि इस 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई। उसमें ये जो भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई है, इसको विश्व की रैंकिंग में 111वां स्थान मिला है। ठीक, ये भारत का तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, लेकिन विश्व की टॉप 500 की सूची में इसका स्थान 111वां है। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। अगला है 1 जून 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों में कौन सा शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसको टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर रखा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2022 को कहां पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसको इन स्पेस कहते हैं, के मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा अहमदाबाद। यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र कहां पर स्टैब्लिश हुआ है? अहमदाबाद में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 75 किलोमीटर सड़क 105 घंटे 33 मिनट में निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया। अगला देखिए, जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा देवस्थल उत्तराखंड में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया जून 2022। अगला प्रश्न है, जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? नई दिल्ली में। यानी राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहां पर उद्घाटन हुआ? नई दिल्ली में। और किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा। अगला देखिए, पूछ रहा है हाल ही में नई दिल्ली में बाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। ये कहां पर बाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? नई दिल्ली में। और थीम क्या थी? द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा 24 जून 2022 को उड़ीसा स्थित चांदीपुर परीक्षण रेंज में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो आपका सही जवाब होगा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, यानी VLSRSAM का। यानी यहां पर आपको क्या क्या बातें याद रखनी होंगी? ये जो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो आपका जवाब होगा उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि यह सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा 24 जून 2022 को। अगला प्रश्न है, 23 से 26 जून 2022 के बीच कहां पर 26वां सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? लेह में। ये जो 26वां सिंधु दर्शन यात्रा है, ये लेह में कब से कब तक? 23 से 26 जून 2022 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी एनिमल डिस्कवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा ये जो प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत के 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 450 प्रजाति। ठीक, ये किस रिपोर्ट में? एनिमल डिस्कवरी 2021। ठीक है, और ये किसके अनुसार जारी हुई है? ये भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा ये प्रकाशित दस्तावेज में ये रिपोर्ट एनिमल डिस्कवरी 2021 है और इसमें 540 प्रजातियों को नया जोड़ा गया है। अगला देखिए, 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? भीमावरम, आंध्र प्रदेश में। यानी जो स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू हैं, इनकी जो कांस्य मूर्ति है, ये भीमाराव, आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई, अनावरण हुआ। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। और ये कितनी ऊंची है? तो ये 30 फीट ऊंची है। ठीक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? असम में गाय एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस है। अगला देखिए, वह भारतीय जिसने जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको आप FATF के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। तो सही जवाब क्या होगा? टी राजा कुमार। यानी टी राजा कुमार को FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया। ये एक भारतीय हैं और FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने
कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो आपका सही जवाब होगा जोधपुर, राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया गया। अगला है, हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जो ऑपरेशन नारकोस है, NARCOS, ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया। यहां पर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा पूर्व में भी चलाए गए ऑपरेशन का जिक्र कर देता हूं ताकि आपका रिकॉल हो जाएगा। आरपीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन आहट। ये फरवरी 2022 में चलाया गया था। इसमें आरपीएफ द्वारा मानव तस्करी पर अंकुश लगाने का ये प्रयास था ऑपरेशन आहट के तहत। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का एक और ऑपरेशन काफी महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन उपलब्ध। ये ऑपरेशन दलाल या जो रेलवे टिकट की कालाबाजारी करते हैं इन पर अंकुश लगाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन उपलब्ध, ताकि जो आम नागरिक हैं उनको रेलवे टिकट उपलब्ध हो सके। एक और आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन अमानत। ये छोटे सामानों को पहुंचाने के लिए ऑपरेशन अमानत चलाया गया। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं? ऑपरेशन नारकोस, ये भी आरपीएफ द्वारा चलाया गया। ये सभी ऑपरेशन आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को सांकेतिक टैग यानी जीआई टैग दिया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा मयूरभंजन सुपर फूड, जिसको कहते हैं काई चटनी, ठीक है, इसको यानी उड़ीसा की काई चटनी को जीआई टैग दिया गया। अगला देखिए, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो आपका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। यहां पर एक बात समझ लीजिए कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी को मान्यता देना, इसमें सबसे पहला राज्य कौन था? उड़ीसा। उसके बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य दूसरा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, और इसमें एक और बात याद रख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में है, इसके अंदर स्थित गांव गुड़िया पदर के आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, याद रखिएगा। यहां से एक प्रश्न सीधे बन सकता है कि ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आपका जवाब होगा बस्तर, छत्तीसगढ़ में। अगला देखिए, 1 जून 2022 को शुरू किया गया हर घर दस्तक अभियान, इसका दूसरा चरण किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा कोविड टीकाकरण से संबंधित है। हर घर दस्तक अभियान ये दूसरा चरण है और कब से शुरू किया गया? 1 जून 2022 से। अगला प्रश्न है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना, कौन सी नदी जोड़ो परियोजना है? वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। याद रखिएगा, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी को पता है कि भारत G20 शिखर सम्मेलन का 2023 में मेजबानी करने जा रहा है और 2023 में इसका आयोजन किस राज्य में होगा? केंद्र शासित प्रदेश में। तो आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर में। यहां पर G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के बारे में थोड़ा सा अतिरिक्त डेटा आप शामिल कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो आपका जवाब होगा इंडोनेशिया में। 2021 G20 शिखर सम्मेलन रोम, इटली में संपन्न हो चुका है। 2023 में अभी आप पढ़ रहे हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर में होगा और 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। ये सभी डेटा आपको याद होने चाहिए। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, कुछ चेंजिंग किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 में भारत में होने वाला था, उसके पहले शेरपा बनाए गए थे पीयूष गोयल, जो कि वाणिज्य मंत्री हैं। अब उनकी जगह पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को नया शेरपा नियुक्त किया गया। ठीक है, ये भी फैक्ट याद होना चाहिए आपको। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कोरू के फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2022 को भारत के किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो आपका सही जवाब होगा GSAT-24। अब यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। ये जो GSAT-24 है, ये किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह। और इसका प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो ये कोरू के फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण केंद्र से। और कब किया गया? 23 जून 2022 को। ये बातें याद रखेंगे। और ये जो संचार उपग्रह GSAT-24 है, ये कहां का है? भारत का है। आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी को कितना होने का अनुमान है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 675 मिलियन। यानी 2035 तक भारत की जो शहरी आबादी है वो 675 मिलियन की हो जाएगी। ये रिपोर्ट किसकी है? ये संयुक्त राष्ट्र आवास की रिपोर्ट। अगला देखिए, पूछ रहा है कि देश के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन ने किसे अपना उम्मीदवार बनाया है? तो यहां पर याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू ये एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार हैं। और करंट में जब आज के समय बात हो रही है तो ये चुनाव जीत भी चुकी हैं। अब इनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। यहां पर कुछ बातें आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है यहां से जोड़कर पॉलिटी में आपसे प्रश्न पूछा जाए, और हो सकता नहीं है, निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति होने के लिए अनुच्छेद 52 में इस बात की व्यवस्था की गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये अनुच्छेद 53 में है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में। ये जो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसमें यह व्यवस्था दी गई कि कौन निर्वाचन करेगा, और जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति शब्द है ये अनुच्छेद 55 में है। इसमें यह दिया रहता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान के जरिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, और इसके अतिरिक्त और जो निर्वाचन की रीति है उसको इसमें अनुच्छेद 55 में दिया गया है। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में दी गई है। पुनर्निर्वाचन की पात्रता ये अनुच्छेद 57 में यानी 57 में दी गई है, यानी कोई व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति पद के लिए अपने आप को उम्मीदवार बना सकता है और वो निर्वाचित हो सकता है। ये व्यवस्था अनुच्छेद 57 में दी गई है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति का शपथ अब जो होना है ये अनुच्छेद 60 के तहत इसमें व्यवस्था दी गई है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। और एक बात और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का जो समय है ये किस में दिया गया है, ये अनुच्छेद 62 में दिया गया है कि जब रिक्ति होनी हो तो 6 माह के भीतर उसको आप तुरंत भर लें। और उसके बाद अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति प्रारंभ हो रहे हैं। आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का भी इलेक्शन होने वाला है, फिर किसी प्रश्न में उपराष्ट्रपति से संदर्भित प्रश्न को रिकॉल करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां पर बनाने की तैयारी है? तो ये लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। क्या नाम है? डार्क स्काई रिजर्व। ये भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, और ये कहां पर? लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। यहां से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कहां पर? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, हानले में। अगला देखिए, हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया? तो वो भार्गव श्री प्रकाश, ये बायोमेडिकल टेक उद्यमी हैं। इनको अमेरिकी कार्यालय द्वारा पेटेंट प्राप्त हुआ और ये विश्व का पहला पेटेंट है। ठीक, अगला देखिए, हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? एनकोवैक्स। ये जो एनकोवैक्स है ये किसके लिए विकसित किया गया है? जानवरों के लिए, और ये भारत का पहला कोविड रोधी टीका है, एनकोवैक्स, याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो ये रुचिरा कंबोज को। ठीक, ये जो रुचिरा कंबोज हैं ये भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि होंगी, किसमें? संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, अगला देखिए, केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया है। अगला प्रश्न देखिए, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? राजस्थान। यानी ये जो आंचल कार्यक्रम शुरू हुआ ये किससे संबंधित है? ये गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, देखभाल के लिए। किस राज्य द्वारा? राजस्थान राज्य द्वारा। अगला प्रश्न है, जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपका सही जवाब होगा गुजरात। यानी गुजरात ने ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी किया और इस प्रकार यह पहला राज्य बना। कौन? गुजरात। अगला है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक जून 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक चुना गया, याद रखेंगे। अगला है, जून 2022 में राजस्थान स्थित किस स्थल को नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प आपका मेनार पच्छी गांव उदयपुर को नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है, और यह मेनार पच्छी गांव कहां पर है? उदयपुर, राजस्थान में। यहां पर एक बात आपको जानना जरूरी है कि भारत में वर्तमान समय में कितने आर्द्र भूमि स्थल हैं, जिसको रामसर स्थल भी कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 49। अगर आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको यह पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में रामसर आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है? 10 है। याद रखिएगा, 2022 में 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए। एक का नाम है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है, और उत्तर प्रदेश में एक बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ऐड किया गया था, ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी बात आपको मैंने रिकॉल करा दी यहाँ पर। अगला देखिए, वह राज्य जिसने 1 जुलाई 2022 को मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो वो राज्य है केरल। मेडिसेप नाम से एक चिकित्सा बीमा योजना 1 जुलाई को केरल ने शुरू की। जून 2022 में किस राज्य में मोटर वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो याद रखिएगा, कायमकुलम, केरल में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना का शुभारंभ किया गया। अगला देखिए, विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इनके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए कहां पर IAF
हेरिटेज सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया गया है, तो याद रखिएगा ये चंडीगढ़ में, यानी IAF हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में। और किसके लिए? तो विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इनके समग्र काम को प्रदर्शित करने के लिए। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सीकर के रोहिल खंडेला में, जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर यूरेनियम का एक नया भंडार मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, यूरेनियम का नया भंडार सीकर के रोहिल खंडेला, जो कि राजस्थान राज्य में है। अगला देखिए, 30 मई 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC द्वारा शुरू किया गया वह अभियान जिसका समापन 5 जून 2022 को किया गया, क्या नाम है? पुनीत सागर अभियान। यानी यहाँ पर आपको क्या बातें याद रखनी है? पुनीत सागर अभियान का संबंध किसका है, किससे है? राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC से। ठीक, और इसका समापन कब किया गया? 5 जून 2022 को। अगला देखिए, और ये शुरू कब हुआ था? 30 मई 2022 को। अगला है 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कलोल, गुजरात में दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र उद्घाटन हुआ, और किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा। अगला है 29 मई 2022 को शुरू हुए 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश में। यानी आपसे यहां पर दो बातें पूछी जा सकती हैं। एक ये पूछा जा सकता है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस क्रम का? तो आपका सही जवाब होगा 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। कब? 29 मई 2022 को। और किस कंट्री को फोकस कंट्री दर्जा दिया गया है? बांग्लादेश को। अगला देखिए, पूछ रहा है 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा INS गोमती को सेवा मुक्त किया गया है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। ये किस क्रम का है? तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो है 2022, जो नई दिल्ली में, और कब से कब तक चला? 26 से 28 मई 2022 के बीच। अगला पूछा जा रहा है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कठुआ, जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, 28 मई 2022 को कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, जैसलमेर राजस्थान में यह पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ है। अगला है, 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो मानवता के लिए योग, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी 2022 की, और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अगला है, जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया? तो याद रखिएगा, IIT गांधीनगर में परम अनंत को कमीशन किया गया है। ठीक, अगला देखिए, वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, तो INS निशंक को। ठीक है, यानी INS निशंक को अब सेवा मुक्त कर दिया गया, इसने 32 वर्ष तक अपनी नौसेना में सेवा दी है। अगला, जून 2022 में किस नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का नया महानिदेशक चुना गया है? तो जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक चुना गया है। क्या नाम है? जुल्फिकार हसन। जून 2022 में सशस्त्र सीमा बल, जिसको SSB कहते हैं, इसके महानिदेशक के तौर पर किसको चुना गया? सुजाय लाल थाउसेन को। ये जो सुजाय लाल थाउसेन है, ये SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के तौर पर इनको चुना गया है। अगला प्रश्न है, 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र बोर्ड विकास बोर्ड यानी KIADB। ठीक है, और ये कहां पर? तो ये एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ के द्वारा किया गया। अगला देखिए, अगला है, भारत और किस देश के बीच जून 2022 में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति X का आयोजन हुआ? तो आपका सही जवाब होगा भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति X का आयोजन जून 2022 में किया गया। अगला प्रश्न है, वह भारतीय उपक्रम जिसे जून 2022 में जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा भारतीय रेलवे को। ये भारतीय रेलवे एक ऐसा भारतीय उपक्रम है जिसको जून 2022 में जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया। अगला है, 29 जून से 4 अगस्त 2022 के बीच अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के किस बड़े युद्धाभ्यास में भारत को शामिल किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक, यानी रिम ऑफ द पैसिफिक किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा आयोजित है। ठीक है, इसमें भारत को भी शामिल किया गया, और ये कहां से कहां, कब से कब तक हुआ? तो 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक। अगला प्रश्न,
विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सिक्किम ने। यानी कि ये जो ब्लू ड्यूक है, इसको राज्य का बटरफ्लाई घोषित किया किसने? सिक्किम राज्य ने। अगला देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का। ठीक, यहां पर जरा एक बात समझिएगा, ये जो ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है, ये किसके द्वारा विकसित है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित है। और याद रखिएगा, ये मानव रहित विमान है। ठीक है, और इसका सफल परीक्षण कब किया गया? 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में। ठीक, इतनी बात यहां पर याद रखना है। मैं इसको ब्रेक करके जितने पार्ट आपको आवश्यक है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगला है 26 मई 2022 को किसे अनिल बैजल की जगह दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया? तो आपका सही जवाब होगा विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया। इन्होंने अनिल बैजल का स्थान लिया। अगला है, भारत के किस पहले लोक एवं फिल्मी पार्श्व गायक ने फ्रांस फिल्म महोत्सव में मई 2022 में हिस्सा लिया? तो आपका सही जवाब होगा मेमे खान। यानी मेमे खान भारत के पहले लोक एवं फिल्म पार्श्व गायक हैं जिन्होंने फ्रांस फिल्म महोत्सव में पार्टिसिपेट किया है। नाम है मेमे खान। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर लागू की गई? तो आपका सही जवाब होगा एनटीपीसी रामगुंडम तेलंगाना में 1 जुलाई 2022 को भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया गया है। याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को किस रूप में श्रेणीबद्ध करने को मंजूरी दिया है? तो आपका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में। ठीक है, अगला देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहां पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का 1 जुलाई 2022 को उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा मुंबई में। यानी 5वां विश्व वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 2022 को। और किसके द्वारा किया गया? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2022 में शामिल 4 भारतीय शहर में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बेंगलुरु। यहां पर आपको कई बातें याद रखनी होंगी, मैं उनको 1 बाय 1 बता रहा हूं। पहली बात कि एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका जवाब होगा नाइट फ्रैंक द्वारा। और इसमें 4 भारतीय शहर शामिल हैं। कौन कौन से शहर हैं? बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई। और इन 4 शहरों में एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2022 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो आपका जवाब होगा बेंगलुरु को। और अगर ये पूछा जाए कि एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2022 में बेंगलुरु को किस रैंक पे रखा गया है पूरी रैंकिंग में, तो ये 14वें रैंकिंग में। यानी 4 भारतीय शहरों में बेंगलुरु नंबर 1 पे और एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2022 में इसकी रैंकिंग 14वीं। ठीक, अगला देखिए, पूछ रहा है कि जून 2022 में किस राज्य द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई? तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई जून 2022 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहां किया गया? तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई? तो ये हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन योजना शुरू की गई है। अगला है, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित पुस्तक जिसकी रचना राहुल रामगुंडम के द्वारा की गई, उसका नाम क्या है उस पुस्तक का? तो नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राहुल रामगुंडम द्वारा। इतनी बात आपको याद रखनी होगी। अगला है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का प्रथम महानिदेशक किसको नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा डीजे पांडियन को। यहां पर एक बात समझ लीजिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का भारत के गुजरात में एक क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक, ये गुजरात की इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में है और इस क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसको चुना गया है? डीजे पांडियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा साहिबगंज। ये साहिबगंज जिला झारखंड में है जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फॉसिल्स पार्क और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील ने किस दिन से एथिक्स माह मनाने की शुरुआत की है? तो आपका सही जवाब होगा 1 जुलाई 2022 से एथिक्स माह मनाया जाएगा जो कि टाटा स्टील के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला है, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई? तो आपका सही जवाब होगा एस जयशंकर। यानी एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जो काफी चर्चा में रही जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। अगला प्रश्न है,
भारत का वह प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित HSNC यूनिवर्सिटी द्वारा डिलिट की मानक उपाधि दी गई, तो आपका सही जवाब क्या होगा? रतन टाटा को। अगला देखिए, पूछ रहा है डीआरडीओ द्वारा 6 जून 2022 को किस इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया? तो याद रखिएगा अग्नि 4 का। अब यहां पर आपको ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पे क्या बातें याद रखनी है कि अग्नि 4 का जो सफल परीक्षण किया गया ये किसके द्वारा किया गया? तो ये डीआरडीओ द्वारा किया गया। ये किस श्रेणी का है? तो याद रखिएगा ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका कहां से परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा की एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ये सफल परीक्षण रहा। और कब किया गया? तो 6 जून 2022 को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट रिसर्च बिग की वार्षिक रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 जिसका प्रकाशन मई 2022 में किया गया, इसके अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में दर्ज की गई? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसकी है? ये ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की रिपोर्ट है। नाम है रिपोर्ट का रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022। याद रखिएगा इसमें 2020 में ये सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है, इसमें मृत्यु जो हुई सड़क दुर्घटना से। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के 3 अंगों में 4-4 वर्ष के अनुबंध पर युवाओं की भर्ती हेतु 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस योजना की घोषणा की? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अग्निपथ योजना की घोषणा की। अगला है, लंदन स्थित QS क्वालियरी द्वारा जून 2022 में जारी विश्व की शीर्ष 1422 संस्थानों में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 41वां स्थान भारत का है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि इस सूची में विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान हैं। एक है IISc जो बेंगलुरु में है, इसका 155वां सर्वोच्च भारतीय संस्थान उस रैंकिंग में टॉप 200 में। और IIT मुंबई की बात करें तो ये 172वें स्थान पर है और IIT दिल्ली का स्थान 144वां है। ठीक है, तो इसमें कुल 41 संस्थान भारत के हैं जिसमें इन 3 स्थानों की टॉप 100 में रैंकिंग दी गई है। अगला है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल जिसका नाम क्या है? पंबन, कहाँ निर्माणाधीन है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु में। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल है। ठीक, याद रखिएगा तमिलनाडु में बन रहा है। अगला है, 27 से 28 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारत ड्रोन महोत्सव 27 से 28 मई 2022 को हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई गई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मिताली एक्सप्रेस। यानी आपको यह क्लियर होना चाहिए कि मैत्री, बंधन और मिताली एक्सप्रेस ये तीनों गाड़ियां भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रही हैं। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि महाविकास अघाड़ी यानी MBA सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे के त्यागपत्र के बाद शिवसेना के बागी गुट के किस नेता ने भाजपा के सहयोग से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ 30 जून 2022 को ली? तो नाम है एकनाथ शिंदे। यानी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला है, 29 जून 2022 को उड़ीसा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भारत के किस मानव रहित यान का सफल परीक्षण किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अभ्यास। ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक, यानी एक बात आपको याद रखनी है, ये जो अभ्यास है ये मानव रहित यान का सफल परीक्षण हुआ और कहां से? उड़ीसा के स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से। और कब हुआ? 29 जून 2022 को। अगला प्रश्न है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? राजस्थान। अभी आपने पढ़ा था राजस्थान से नया यूरेनियम का एक स्लॉट भी खोजा गया है। तो याद रखिएगा झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद अब यूरेनियम के खनन में प्रवेश करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन गया। अगला है, हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, ये संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा है। ठीक, अगला देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व उद्धव ठाकरे सरकार ने जून 2022 के आखिरी सप्ताह में राज्य के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या रखा है? तो याद रखिएगा औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा गया और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया। ये बात याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस नाम से भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल का उद्घाटन किया? इसका नाम है पेरोल ऑटोमेशन यानी PADMA। और किस मंत्रालय द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा 27 जून 2022 को जिलों के लिए पहली बार प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक यानी PGID ये 2018-19 और 19-20 के लिए जारी की गई। इस सूचकांक द्वारा जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन का आकलन करना है और सूचकांक में किन जिलों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिले के तौर पर रखा गया? तो आपका सही जवाब होगा सीकर, झुंझुनू
और जयपुर, ये राजस्थान के जिले हैं, याद रखिएगा। अगला है हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट यानी GSER 2022 में एफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? तो याद रखिएगा केरल को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है। और किस में? ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट के तौर पर शीर्ष में केरल को। अगला है हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा? पशुपालन विभाग बेंगलुरु द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जून 2022 को प्रक्षेपण वाहन PSLV C-53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो आपका सही जवाब होगा सिंगापुर के द्वारा। PSLV सिंगापुर के ये 3 उपग्रह हैं जो कि PSLV C-53 द्वारा इनका सफल प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया। कब किया गया? 30 जून 2022 को। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक जिसको DCGI कहते हैं, भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी मिली है। तो याद रखिएगा GEM-COVAC-19 ये वैक्सीन का नाम है जो कि भारत की स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन है, ठीक है। और इसको आपातकालीन मंजूरी किसके द्वारा मिली? भारत के औषधि महानियंत्रक के द्वारा। अगला प्रश्न है पुणे स्थित जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित mRNA वैक्सीन वह विधि है जो शरीर में वायरल प्रोटीन को स्वयं उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। ये इसी का एलेबोरेट किया गया इसको। ये जो पुणे में स्थित जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल है इसके द्वारा ये mRNA वैक्सीन को विकसित किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मलेशिया में। यानी यहां पर आपको क्या बातें याद रखनी है कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस इनका समझौता किसके साथ हुआ? इनका समझौता हुआ हिलसे ग्लोबल के साथ। और किसके लिए? मलेशिया में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए। इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी होगी। यहां पर लिखा है शेष पेज 1 पर, यानी जो राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर का शेष पार्ट है वो पेज 1 से कंटिन्यू हो रहा है। ये पेज 1 पर क्यों ले जाया गया है इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पर देखिए प्रश्न है 16 जून 2022 को कहां पर भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा गुजरात के कच्छ जिले में 5 गांव कुनारियो, मोटागुआ, मस्का और बड़सर में यहां पर भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई। कहां पर? गुजरात के कच्छ जिले में। यहां पर दिया है कि भारत देश की पहली बालिका पंचायत का उद्देश्य क्या है? लड़कियों के सामाजिक राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना तथा राजनीति में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। यह पंचायत 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा संचालित की जाती है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गांधीनगर गुजरात से डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री हैं, 4 जुलाई 2022 को किया गया। अगला प्रश्न है जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? तो याद रखिएगा खुशी पटेल, इन्होंने जून 2022 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता। अगला प्रश्न है जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर BR अंबेडकर स्कूल इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बेंगलुरु में। यानी बेंगलुरु में BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा। अगला प्रश्न है जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का स्थान 150वां है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में। यहां पर जो अगला प्रश्न है भारत में 19 मई 2022 को कहां पर पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यह है IIT मद्रास में। याद रखिएगा इस 19 मई 2022 के प्रश्न से आगे का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है ये घटनासार के द्वारा जो भाग 2 लाया गया था 1 माह पहले, क्योंकि 1 माह पहले 12/6/2022 को PCS का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, तो उसमें घटनासार ने अपना भाग 2 निकाला था। उस भाग 2 में 19 मई 2022 से पीछे मई 2021 तक का वन लाइनर उन्होंने दिया था। इस नए भाग में इसी के आगे इतना पार्ट उन्होंने जोड़ दिया जो मैंने अभी तक आपको कंप्लीट करा दिया है, इसीलिए वहां लिखा था शेष पार्ट पेज 1 से। इन्होंने क्या किया है कि वहां से जो अतिरिक्त पार्ट था उसके लिए अतिरिक्त पेज ऐड करके और भाग 3 को निकाल दिया है। यहां पर जो भाग 2 आया था उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी पुरस्कार और खेल इनके वन लाइनर को ऑलरेडी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के द्वारा कंप्लीट कराया जा चुका है। अब फिर से उसको सेम चीजें हैं, फिर से उसको रिपीट करना, फिर से उसका वीडियो बनाना, ये समय बेकार होगा।
हम आप लोगों को एक नया प्लेलिस्ट बनाकर दे रहे हैं जिसमें वो वीडियो रहेगी और ये जो अतिरिक्त फैक्ट है जो अब तक 15 जुलाई का है, इसकी जो नई वीडियो है, यही 2 वीडियो उसमें पड़ी रहेंगी सभी पार्ट की। ये राष्ट्रीय कंप्लीट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, पुरस्कार और खेल, इनके पूरे वीडियो उस प्लेलिस्ट में रहेगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप उसको शेयर कर दिया जाएगा। आपको उस लिंक से केवल उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेना है। आपने पूरी तैयारी को अच्छे से जारी रखनी है आपके द्वारा, और जो भी सहयोग ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का है वो आपको निश्चित तौर पर किया जाता रहेगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।